नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दिए गए केंद्रीय बल आर का फलन के लिए सकेंद्रीय कक्षा और इसके अंदर एक हम कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ए पार्ट है वो हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। जब केंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो, इस तरीके से तीन केस दिए हुए हैं। तो पहला जो केस है वो आज हम प्रूफ करने वाले हैं। जो केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल को साथियों हम P या F द्वारा प्रेजेंट करते हैं। दूरी को हम R से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार P समानुपातिक 1/r², क्योंकि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम गणितीय मेथड के अंदर इससे ही इसको प्रेजेंट करेंगे। तो P समानुपाती 1/r²। और इस समानुपातिक चिन्ह को जब मैं हटाता हूं तो एक स्थिरांक म्यू ले लेता हूं। तो P बराबर म्यू बट्टे के अंदर r², क्योंकि हम जानते हैं कि 1/r u के बराबर होता है। तो यहां पर 1/r को मैं u के पदों में लिख लेता हूं। इस प्रकार हमें P बराबर म्यू u² प्राप्त हो जाता है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद में हम जानते हैं कि यदि केंद्रीय बल P हो और सकेंद्रीय कक्षा की जो समीकरण है, पहले हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, d²u/d² प्लस u बराबर p/h²u²। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसको तो किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टर्म को तो एज टू एज यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद में हम P का मान यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। जो टर्में कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो u² से u² कैंसिल होने के बाद में हमारे पास राइट साइड में μ/h² ये मान शेष रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर d²u/d² प्लस u और बराबर μ/h²। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हल हम भली भांति जानते हैं साथियों। तो यहाँ पर d/d² को हम कैपिटल D मान लेते हैं और इस चीज़ का अध्ययन साथियों आपने BSc सेकंड के अंदर जो अवकल समीकरण बुक है उसके अंदर किया होगा। अचर गुणांकों वाला जो चैप्टर था 6 नंबर, उसको हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इसको हल करने का एक मेथड होता है। इसके हम सहायक समीकरण लिखते हैं। m² + 1 बराबर 0, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि d को m के अंदर कन्वर्ट कीजिए और u का जो गुणांक है उसको 0 के बराबर पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ से m के दो हमें मान प्राप्त होते हैं, m बराबर ± आयोटा। अगर मूल हमें आयोटा के अंदर अगर प्राप्त हो जाता है तो उसका CF को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है साथियों, CF बराबर e⁴x C1 cos βx और प्लस C2 sin बीटा और x। यहाँ पर अगर हम तुलना करते हैं तो अल्फा का मान तो साथियों 0 है और बीटा का मान 1 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का जो तरीका होता है z बराबर x प्लस आयोटा y। x है वो अल्फा को प्रेजेंट कर रहा है और जो y है वो बीटा को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, CF बराबर C1 की जगह मैंने A1 लिया है, क्योंकि e⁴0x इसका मान तो 1 होता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। C1 की जगह यहाँ पर मैंने A1 लिया है कोस, और यहाँ पर हम x न लिखकर साथियों थीटा लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास d/dx की जगह अगर d हो तो यहाँ पर हम x लिखते हैं और यहाँ पर x की जगह थीटा है तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे। तो कोस थीटा प्लस 8 और साइन थीटा। इस प्रकार से हमारे पास CF है वो इतना निकल कर आ चुका है। अब PI ज्ञात करने का फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि 1/FD × Q होता है। Q हमारे पास μ/h² है, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब उसके बाद में FD का अर्थ ये हुआ जो हमने फैक्टर किया था उस चीज को D के पदों में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर d² + 1, यहाँ पर भी हम d² + 1 को लिख लेते हैं। अब साथियों हम e⁴x का एक फॉर्मूला जानते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 1/d + 1 और d + 2 और e⁴x है, तो इसका हम डायरेक्ट PI ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर e⁴x या ax
यहां पर x का गुणांक कितना है, 1 है साथियों। इस 1 को मैं जब d की जगह पुटअप करता हूं तो नीचे शून्य नहीं बनना चाहिए, यहां पर नहीं बन रहा है, तो 1/1 + 1 2 इंटू 1 + 2 3 और e की पावर है x। तो इस प्रकार से 1/6 और e की पावर x, इसका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। तो यहां पर मैं e की पावर 0 और थीटा लिख लेता हूं साथियों, 0 और थीटा। तो यहां पर हम डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं कि d की जगह अगर मैं 0 पुटअप कर देता हूं तो नीचे शून्य नहीं बन रहा है, तो pi है वो हमारा डायरेक्ट इतना निकल कर आ चुका है, μ/h²। अब हम जानते हैं इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो CF + PI के बराबर होता है। तो इन दोनों टर्मों को ऐड कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हो कि GS = CF + PI। हमारा जो GS है वो U के बराबर निकल कर आएगा। जो सेकेंड ईयर के अंदर हमने अध्ययन किया था वहां पर इक्वेशन हमें dy/dx मिलती थी, तो y के बराबर लिखते थे हल को। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, U के अंदर है तो हम U के बराबर लिखेंगे CF को। तो U = A1 cos θ + A2 sin θ और प्लस PI का मान है वो μ/h²। अब यहां पर हमें सेकेंडरी कक्षा का एक सांकव है जिसकी एक नाभि बल के अंदर पर है, इस प्रकार का एक इक्वेशन प्राप्त करना है। इसके लिए हमें इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, A1 की जगह में A' cos α लेने वाला हूं और A2 की जगह A' sin α लेने वाला हूं, ताकि ये आगे एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन मानों की जगह में मान अगर पुटअप कर देता हूं और यहां पर A' अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर cos α cos θ प्लस sin α sin θ ये मान शेष रहता है। ये एक फॉर्मूला होता है साथियों cos θ - α का। तो फॉर्मूले के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। अब उसके बाद में u को 1/r लिख लेता हूं पुनः, 1/r बराबर A' cos θ - α और प्लस μ/h²। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर μ/h², इसकी जगह 1 चाहिए हमें, क्योंकि हम जानते हैं जो सांकव का जो इक्वेशन होता है वो L/r बराबर 1 + c और इस रूप में होता है साथियों। तो यहां पे 1 चाहिए, तो इन दोनों टर्मों के अंदर मैं μ/h² बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर यहां पे 1 और प्लस A' बट्टे के अंदर μ और h² cos θ - α ये मान शेष रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस टर्म को मैं LHS के अंदर भेज देता हूं, तो यहां पर h² बट्टे के अंदर μ और मेन बट्टे के अंदर r बराबर 1 प्लस, और इस पूरी टर्म की जगह में एक नया कांस्टेंट यहां पे c लिख लेता हूं, तो c और cos θ - α। L क्या है साथियों, अर्धनाभिलंब है, और अर्धनाभिलंब का जो फॉर्मूला है वो पहले हमने अध्ययन किया है, L = h²/μ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतने मान की जगह में L अगर पुटअप कर देता हूं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो प्राप्त हो रही है, यही साथियों सेकेंडरी कक्षा एक सांकव है और जिसकी नाभि बल के अंदर पर है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये इक्वेशन है वो बार बार में आती है साथियों, हम इस पे गौर नहीं करते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, ध्रुवांतर द्वारा अनुरेखित त्रिज्यीय क्षेत्रफल, सेक्टोरियल एरिया ट्रेसेड बाई रेडियस वेक्टर। सर्वप्रथम तो हम ये देखेंगे कि एक तो वृत्तखंड होता है और एक त्रिज्यीय खंड होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर इस प्रकार से जो एरिया बनता है उसको हम तो वृत्तखंड बोलते हैं। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घवृत्त खंड है, और जो दो त्रिज्याओं द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा रहता है उसको हम त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। जैसे यहां पर ये जो एरिया है ये दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ है, तो इस क्षेत्र को हम लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे और इसको हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। और कक्षा 10 के अंदर आपने इस तरीके से, मान लीजिए ये वृत्त है और इतने भाग को अगर आपने ज्ञात कर लिया है, हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एंगल का मान है वो 180 डिग्री है, तो 180 और बट्टा टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो यहां पर 1/2 πr²। अब मान लीजिए ये वृत्त है और यहां पर इस चौथाई बाट का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स 90/360 और इंटू πr²।
इस प्रकार से आपने ज्ञात किया होगा साथियों कक्षा 10 के अंदर। और इस तरीके से जो एंगल बीच में अगर थीटा दे दिया है तो यहाँ पर साथियों सूत्र बन जाएगा थीटा बट्टा 360 और पाई आर ए स्क्वायर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि त्रिज्य खंड है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम क्षेत्रफल संरक्षण सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं सर्वप्रथम डायग्राम पे चर्चा करता हूं। मान लीजिए मेरे पास ए बी कोई कर्व है। ए बी क्या है? कोई कर्व है। ओ एक्स आरंभिक की आधी रेखा है, ओ कोई ध्रुव है। कर्व पे कोई बिंदु पी लिया है मैंने। पी को जब ध्रुव ओ से मिलाते हैं तो ध्रुवांतर दूरी आर, आप भली भांति परिचित हो, और एंगल है वो आरंभिक रेखा के साथ थीटा है, और पी के निर्देशांक आर और क्या है साथियों? थीटा है। कण कुछ समय पश्चात बिंदु क्यू पे चला जाता है तो एंगल में वृद्धि है वो डेल्टा थीटा हो जाती है, और ध्रुवांतर दूरी के अंदर जो वृद्धि है वो डेल्टा आर हो जाती है। तो ये जो टोटल मान है ओ से क्यू तक आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है, और इसके निर्देशांक है क्योंकि वो आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा बन जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कक्षा के अंदर हमने अध्ययन किया है कि O और Q के मध्य जो एक आकर्षी बल F नजर आपको दिखाई दे रहा है, O और Q के मध्य जो आकर्षी बल लगता है उसकी जो डायरेक्शन होंगी वो O की तरफ होंगी। किसकी तरफ होंगी? O की तरफ होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये एंगल है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। यहां पर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, और हमने अरीय और क्षेत्रीय वेग या अनुप्रस्थ वेग का भी अध्ययन किया होगा। ओ पी के अनुदिश जो मान हम ज्ञात करते हैं उसको हम अरीय वेग कहते हैं, और क्यू से पी पे हमने एक लंब भी डाला होगा साथियों, क्योंकि जब इस गैप को मैं अगर छोटा कर देता हूं तो यहाँ पर ये जो डेल्टा थीटा एंगल है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर मैंने आकृति तो जानबूझ के बड़ी बनाई है, लेकिन एंगल जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना है नहीं साथियों, बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर ओ पी और क्यू एक समकोण त्रिभुज है साथियों। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम किस प्रकार से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं साथियों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो इस त्रिभुज के अंदर हम लाल बटा कक्का है वो निर्धारित कर लेते हैं। थीटा के सामने लंब होता है, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जो शेष रह गया वो साथियों आधार है। माना कि एक गतिशील कण की समय t और t प्लस डेल्टा t समय पर स्थिति क्रम से बिंदु P और क्या है? Q है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, P और Q का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 OP इंटू PQ। अब देखिए स्टूडेंट्स, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र यहाँ पर हम अप्लाइड कर देंगे 1/2 OP इंटू OQ, और एंगल हमें लिखना है तो साइन QOP लिख देंगे। अब यहां से हम साइन OP का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लाल बटा कक्का अर्थात PQ बटा OQ, और PQ का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इतना मिल जाता है। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि साइन डेल्टा थीटा है वो डेल्टा थीटा की ओर अग्रसर होता है, और डेल्टा थीटा एक कोण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मेरे पास 1/2 R और R प्लस डेल्टा आर और डेल्टा थीटा त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो इतना निकल कर आ जाता है। अब त्रिज्य खंड के निर्माण की दर का जो फॉर्मूला रहेगा, अर्थात P पर क्षेत्रीय जो वेग है, अरीय वेग है, उसका जो सूत्र रहेगा वो ये रहेगा साथियों, क्षेत्रफल POQ और वट्टा डेल्टा T। जितना हमने एरिया घेरा है वो कितने समय में घेरा है, और यहाँ पर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर क्षेत्रफल POQ का जो मान है उसको रख देंगे, और बट्टे के अंदर साथियों डेल्टा T का भाग लगा देंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म का इन दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। 1/2 R इंटू आर आर स्क्वायर। डेल्टा थीटा का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, तो ये डेल्टा थीटा है वो डी थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और डेल्टा T है वो भी dt के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, न्यून गुणा न्यून, न्यून राशि हो जाती है साथियों। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी ये एक न्यून राशि है, और इसका कॉन्सेप्ट है वो पहले हम क्लियर कर चुके हैं। ऊपर नीचे अगर मैं डेल्टा टी से
गुणा करता हूं और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो पूरी टर्म ही क्या हो जाती है साथियों, शून्य हो जाती है। अब पहले हमने एक इस मान को भी क्लियर किया है कि आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी टी, ये मान साथियों अचर रहता है। जब हमने सेकेंडरी कक्षा के मूल समीकरण ज्ञात किए तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट पहले आ चुका है। आर स्क्वायर डी थीटा बटा डी टी, इसका मान अचर रहता है तो यहाँ पर h बटा 2 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सभी के सभी मान है वो त्रिज्य खंड के निर्माण की दर या पी पर क्षेत्रीय वेग या अरीय वेग के बराबर मान चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं h का मान निकालता हूँ तो h बराबर 2 इंटू अरीय वेग या क्षेत्रीय वेग या फिर 2 इंटू त्रिज्य खंड के निर्माण की दर के बराबर हमें मिल जाता है। तो h बराबर 2 इंटू अरीय वेग या 2 इंटू त्रिज्य खंड क्षेत्रफल की दर के बराबर प्राप्त होता है। परिणामतः ध्रुवांतर रेखा द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंडीय क्षेत्रफल की जो निर्माण दर है वो सदैव अचर रहती है। कितनी रहेगी साथियों? अचर रहेगी। इसे ही हम क्षेत्रफल संरक्षण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एरिया ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।